हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी जो रक्त का थक्का बनता है उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम इसके थक्का, जो आपका क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग, वो कैसे बनता है, इसके कितने प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है कैस्कोडिंग प्रोसेस। कैस्कोडिंग प्रोसेस का मतलब है कि यह ब्लड का थक्का बनने को हम लोग कैस्कोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ब्लड का थक्का बनने में, तकरीबन क्लॉटिंग करने में ब्लड को 4 मिनट का टाइम लगता है। यह आपका एक आध 2 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि फिक्स पॉइंट ये 4 मिनट ही लगे। 5 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। इसके जो टाइप्स है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग के जो किस प्रकार से हमारे ब्लड को क्लॉट किया जाता है, तो उसमें पहला है पॉइंट है थ्रोम्बोसाइट, यानी जिसको हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी को चोट लगी, ब्लड उसका शरीर से बाहर आना स्टार्ट होगा, तो जो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स है, वह वाई के टच में आएगा। तो जब वाई के टच में आएगा, तो उससे वह बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बनाएगा, तो फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, उसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, वह आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें कैल्शियम होता है, Ca कैल्शियम है। कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ में उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। जो स्टेप नंबर थर्ड होगा, जो थ्रोम्बिन है, यह ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोनोजन। तो जो थ्रोम्बिन है, वह फाइब्रोनोजन प्रोटीन से रिएक्शन करेगा, उसके बाद यह बना देगा फाइब्रिन। तो फाइब्रिन जब बन जाता है, तो फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में फाइब्रिन एक जाली नुमा का आकार का होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कट गया, तो जो फाइब्रिन है वह जाली नुमा आकार का होता है, ऐसे ऐसे करके जाली की तरह होता है। तो जब उसमें से आपके रुधिराणु, जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स जब निकलेंगे, तो इसी में आके वह बच जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे। तो यह धीरे धीरे एक जाल की तरह बन जाता है। तो यहीं पे हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड का थक्का बन जाता है। और यह पूरा प्रोसेस होने में तकरीबन 4 मिनट का समय लगता है। तो यह बात आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ब्लड क्लॉटिंग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यानी जैसे हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का बनता है, तो वह आपके कौन से प्रोटीन, रुधिराणु और तत्व और कौन से विटामिन आपके जरूरी हैं आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो इसमें आपका रुधिराणु जो है, यानी जो ब्लड है, उसमें जो थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स, क्योंकि सारी कहानी प्लेटलेट्स से ही शुरुआत हुई थी। पीछे वाले जो आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे सारी कहानी हमारी कहाँ प्लेटलेट्स से शुरुआत हुई थी। तो जो ब्लड क्लॉट होगा, तो वह पहला आपका जो रुधिराणु में है, वह आपका थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, जो थ्रोम्बोसाइट है, यह इसी को प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं साइंस की लैंग्वेज में। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोटीन। हमको किसकी ज़रूरत होगी? प्रोटीन। जो ब्लड में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद हमारे ब्लड में कैल्शियम कैल्शियम घुला रहता है, और विटामिन के। यह चार चीज़ें हमारे ब्लड को क्लॉट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फिर उसके बाद एक यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकिंग, यानी ये आपका जो हिपेरिन है, यह ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। यह भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके बॉडी के शरीर के अंदर जो भी ब्लड बह रहा है, अगर उसमें ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो इससे क्या होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो अ, आपका ब्लड जाता है, वह आपका 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। तो मान लीजिए किसी नस में ब्लड क्लॉट कर गया, तो वो क्या करेगा, पूरी तरह से नस को ही डैमेज कर देगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है।
अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा तो उसे हम लोग हेमरेज बोलते हैं, या अक्सर करके जो आपके सर होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, वहीं पे आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसी को हेमरेज बोलते हैं, क्योंकि जो सर की नसें होती हैं वो काफ़ी पतली पतली होती हैं। तो ये क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर जो हिपेरिन है यह ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और मान लीजिए कि इसकी कमी क्या है, मतलब इसका डीमेरिट क्या है हिपेरिन का डीमेरिट ये है कि मान लीजिए कि आपको चोट लग गई और उसके साथ में आपका जैसे ही ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही जो हिपेरिन है, जैसे ही ब्लड बाहर निकलने लगता है तो ये क्या करता है, जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो यह हिपेरिन डेथ कर जाता है, यानी हिपेरिन मर जाता है। तो जब हिपेरिन मर जाता है तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाती हैं। जैसे ये सब चीज़ें एक्टिव होती हैं तो आपका ब्लड क्लॉट कर देती हैं। अगर मान लीजिए कि अगर अंदर आपका हिपेरिन अगर मर जाएगा तो यह अंदर भी आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा। तो इससे आपका क्या है कि जो शरीर है काफ़ी कई प्रकार की नसें जो अगर हेमरेज हो गया तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन का यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले दवा भरते हैं फिर उसके में एक सारा एयर बाहर निकाल देते हैं। वह इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इंजेक्शन से एयर आपके बॉडी में चली जाएगी तो क्या करता है कि जहाँ भी एयर रुक जाएगी वहाँ पे जैसे ही कि आपका हिपेरिन मर जाएगा, जब हिपेरिन मर जाएगा तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर देगा, यानी यहाँ पे पूरा यह आपका मसल्स टाइट हो जाएगा, तो यह काफ़ी दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें दवा जैसे इंजेक्शन में भरते हैं तो उसमें का सारा एयर बाहर कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट में इम्पोर्टेंट है, जो लीवर है, लीवर से ही हमें तीनों मिलते हैं। जैसे फाइब्रोजन लीवर में ही बनता है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है, हेपेरिन भी आपका लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।